हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा चैप्टर है खारद मशीन अर्थात लेथ मशीन। इससे रिलेटेड हम 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक चक्कर में स्क्रू थ्रेड के अक्ष के समानांतर जितनी आगे बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि स्क्रू थ्रेड जब आगे बढ़ाया जाता है तो इसको क्या पिच किसको बोलते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गया दोस्तों, ये पिच है। ठीक है, अब आपको पिच तो नहीं होना है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, लीड क्या है। लीड दोस्तों एक चक्कर में जितने आगे बढ़ती है उसे लीड कहते हैं। वो यदि सिंगल स्टड है तो उसमें लीड और पिच बराबर होता है, डबल स्टड में दुगना हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर वो हमें प्राप्त हो गया है। तो आंसर नंबर बी हमारा सही होगा। सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेथ टूल पर रैक एंगल किस लिए दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि रैक एंगल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल है और जिसे टूल के ऊपर दिया जाता है। उसका देने के कारण ये रहता है कि चिप्स के निकलते समय गाइड करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चिप को कंट्रोल करता है। ये सारे काम जो है इसका ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और दूसरा देखिए, अच्छी सरफेस फिनिश लाने के लिए, तो ये नहीं, अच्छी बनावट के लिए और लंबे चिप को तोड़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ तो सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट आंसर है वो चिप्स निकालते समय गाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। आंतरिक टेपर की जांच किया जाता है। तो आपने सुना होगा कि इंटरनल जो भी टेपर रहता है उसे टेपर प्लग गेज से चेक करते हैं। टेपर प्लग गेज कुछ इस प्रकार से होते हैं, उसमें इस प्रकार से टेपर प्लग गेज होते हैं और यहाँ पे एक स्टेप भी होता है उसमें। तो जैसे यहाँ मान लीजिए कोई आपने टेपर में चेक करने के लिए इसको लाया, आप चेक कर रहे हो, तो यदि वो पूरी तरह से पीछे तक ये हिस्सा निकल जाए पीछे तक के, तो आप समझ जाना कि ये जो जॉब है इसकी ओवर साइज हो गया है ना। तो एक ही स्टेप टाइप के होते हैं उसमें। जैसे प्रोग्रेसिव गेज होता है ना, जैसे प्रोग्रेसिव गेज होता है उसी प्रकार से इसमें होते हैं। पर इसमें एक स्टेप बना हुआ रहता है। यहाँ यहाँ तक आके रुक गया, यहाँ तक रुक गया तो सही है, और यदि आगे निकल गया तो वो ढीला हो जाता है जॉब। तो इस प्रकार से हम टेपर प्लग गेज का प्रयोग करते हैं इंटरनल टेपर को चेक करने के लिए। अब प्लग गेज क्या होता है, तो कभी भी होल को चेक करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग करते हैं। और आपको किसी बाहरी चेक हिस्से को चेक करना है तब आप रिंग गेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टेपर प्लग गेज। अगला क्वेश्चन को देखिए। कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर खरीदने में निम्नलिखित द्वारा कार्य किया जाता है। तो यहाँ आपको फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। कंपाउंड रेस्ट विधि द्वारा टेपर काटने के लिए, खरीदने मतलब काटने के लिए, निम्नलिखित द्वारा कार्य किया जाता है। तो आपको टेपर काटना है और कौन सा विधि द्वारा, कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट का कहाँ होता है, कैरिज के ऊपर और टूल पोस्ट के नीचे। तो वहाँ क्या बना होता है, डिग्री बना होता है। और उसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो उसके द्वारा जो भी जॉब बनाना होता है उसे डिग्री, है ना, डिग्री में उसे सेट करते हैं और उसमें जो भी मान आता है वो एंगल में आता है, कोणीय माप आता है। जैसे 15 डिग्री है ना, तो ये 15 डिग्री जो है वो हमारा कोणीय माप होगा। तो हम क्या करते हैं कि एंगल वाला कोई भी नाप होता है तो इसके द्वारा सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 40 डिग्री में किसी टेपर को काटना है, एक शाफ्ट में 40 डिग्री टेपर काटना है, तो हम इससे सेट करके कंपाउंड रेस्ट को सेट करके और फिर हम टेपर को काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर, और ये प्राय आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप इसे ध्यान से देखिए। लंबे टेपर का उत्पादन किया जाता है, मतलब ये जॉब है
एक लाइव सेंटर इधर लगा हुआ है और इधर एक डेड सेंटर लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको पूरी लंबाई में टेपर काटना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो उसका मेथड का नाम है टेल स्टॉक अपसेटिंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेपर टर्निंग अटैचमेंट, कंपाउंड रेस्ट, टेल स्टॉक को ओवर सेटिंग द्वारा और क्रॉस स्लाइड को संयोजन द्वारा। तो क्या आएगा इसका आंसर, टेल स्टॉक को ऑफसेटिंग या ओवर सेटिंग के द्वारा। और इसको कैसे करते हैं इसके बारे में आपको पता होगा कि उसकी एक बॉडी होता है और एक बेस होता है, उसमें 2 स्क्रू दोनों साइड लगा रहता है, हम उसको ऑफसेट करते हैं, बॉडी को ऑफसेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं दोस्तों। कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग करके टेपर की निम्न हानियाँ हैं। कंपाउंड स्लाइड में क्या होता है दोस्तों, एक तो लॉन्गिट्यूडनल फिट भी दिया जाता है और क्रॉस में भी फिट दी जाती है। तो आपको बताना है कि इसमें हानियाँ क्या है, इसके इस विधि में क्या हानि होती है। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए ए, केवल लंबे टेपर ही खरीद सकते हैं, केवल बहुत बड़े टेपर ही खरीद सकते हैं, कंपाउंड स्लाइड की सीमाओं के कारण केवल छोटे टेपर ही खरीद सकते हैं, या कोई अन्य। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सही आएगा, कंपाउंड स्लाइड की सीमाओं के कारण केवल छोटे टेपर ही खरीदा जा सकता है, क्योंकि आपको दोनों फिट देना है तो आप ज़्यादा लंबे टेपर नहीं काट सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बॉल है दोस्तों, यहाँ बॉल लिखा हुआ है, इसको बॉल टर्निंग बोलना है। तो बॉल टर्निंग के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसका दूसरा नाम क्या है ये बताना है आपको। तो पता है आपको बॉल कैसे बनाया जाता है, तो बॉल फॉर्म टर्निंग से बनाया जाता है। फॉर्म टूल होता है जिसमें हाफ राउंड आकार के उसके टूल के फेस होते हैं, तो ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि इसका दूसरा नाम बताना है, तो रूप खरीदना, उत्तल खरीदना, रूपरेखा या स्पेरिकल। तो ये जो खरीदना है इसको उत्तल या कॉन्वेक्स, ठीक है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेथ भी मशीनिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो बॉल बनता है इससे आप हाफ राउंड तो करेंगे लेकिन इसके जो बॉल बनेगा वो कैसे बनेगा, गोल बनेगा, मतलब कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है। तो उत्तल खरीदना बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, नलिंग हेतु प्रयुक्त गति को, मतलब नलिंग करने के लिए आपको गति कैसे रखना चाहिए। तो नलिंग करने के लिए आपको पता है कि गति बहुत ही कम होना चाहिए, ज़्यादा गति में नलिंग नहीं किया जा सकता। नलिंग के बारे में आपको पता होगा, स्ट्रेट नलिंग होता है, डायमंड नलिंग होता है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन कम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, चल रोक के ट्रेवलिंग स्टडी, ट्रेवलिंग स्टडी के बारे में आपको पता होगा कि जो कैरिज के ऊपर लगा होता है उसे ट्रेवलिंग स्टडी कहते हैं। आपको बताना है कि उसमें कितने पैड होते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से होते हैं और उसमें एक ऊपर से होता है पैड और एक इधर से होता है, बाकी जॉब सामने इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है ना। तो ये आपने देखा होगा। तो आपको बताना है कि उसमें जो पैड होते हैं वो कौन सा धातु या कौन सा मेटल का बना होता है। तो ये बना होता है दोस्तों पीतल के, ठीक है दोस्तों। ये पैड जो सामने लगा रहता है यहाँ और यहाँ, वो पीतल का बना होता है, क्योंकि ये जॉब के साथ रगड़ खाते हुए चलते हैं ना, इसलिए उसके सॉफ्ट मेटल का बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 में फॉलोअर स्टडी में पैड होता है। तो आपको देखिए ये ध्यान देना है कि जो ट्रैवलिंग स्टडी होता है उसे ही फॉलोअर स्टडी भी कहते हैं। तो इसमें कितने पैड होते हैं, तो इसमें 2 पैड होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया है। और ये पीतल का बना होता है, जो पैड होते हैं जो शाफ्ट के साथ उसका फ्रिक्शन होता है वहाँ उसमें इसके टिप जो होते हैं वो पीतल के बने होते हैं, ठीक है। और इसमें पैड की संख्या जो है वो 2 होते हैं। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, 2, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, फेस प्लेट के कार्य में संतुलन करने के प्रयोजन है। तो दोस्तों फेस प्लेट आपने देखा होगा जिसमें चक नहीं होता, एक फेस प्लेट होते हैं, तो वहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है फेस प्लेट को। जैसे कि आपने जॉब लगाया, मान लीजिए या प्लेट है मान लीजिए, तो आपने जॉब को इस प्रकार से बांधा कि वो एक साइड में हो गया। मान लीजिए 10 kg का आपने एक जॉब लगाया है ना, तो यहाँ ये इसके सेंटर होगा। तो यदि ऐसे में आप कुछ नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि जब आप चक को घुमाएंगे, ये फेस प्लेट भी घूमेगी, तो उसकी बेयरिंग पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ेगी, क्योंकि ये अनबैलेंस्ड शाफ्ट कहेंगे इसको, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइड में भी आपको 10 किलो वेट अटैच करना है, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि उसकी जो कार्य की गति है वो एक समान घूमेगा। जैसे आपने साइकिल को भी देखा होगा या मोटरसाइकिल देखा होगा, यदि उसके तान या स्पोक ये कट जाता है या टूट जाता है तो अनबैलेंस घूमता है और बार बार वो ब्रेक के साथ टकराने लगती है। तो इस प्रकार से आपको एक समान गति से और घुमाना है, बेयरिंग को बचाना है, तो आपको
फेस प्लेट में बैलेंस लोड लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका ऑप्शन है कार्य को एक समान गति से घुमाना, इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। फेस प्लेट का इस्तेमाल निम्न को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, ये गोल जॉब को छोड़कर एक फिनिश किया हुआ जॉब को भी पकड़ सकते हैं, एक खोखला जॉब को भी दो सेंटर के मदद से पकड़कर उसमें एक टैल लगाकर, जिसको हम कैरियर बोलते हैं, बैंड कैरियर, स्ट्रेट कैरियर, है ना, ये सब लगाकर, तो उसमें ड्राइविंग प्लेट या फेस प्लेट लगाकर हम घुमा सकते हैं। लेकिन जब इसमें एक सिंपल सा ऑप्शन है एक जॉब, तो निश्चित तौर पे एक जॉब ही पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादा आपको अंदरूनी बातों पे नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल क्वेश्चन है और आप इसमें डेप्थ में ना चला जाए, इसमें आप गलत कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, किसी स्टडी का प्रयोग किया जाता है। तो स्टडी रेस्ट है यहाँ। स्टडी रेस्ट क्या होता है? जो ट्रैवलिंग हो गया, उसके बाद फिक्स स्टडी हो गया, है ना। ये जो स्टडी रेस्ट होता है, इसको क्यों यूज करते हैं? तो देखिए, जॉब को पकड़ने के लिए दोस्तों नहीं, जॉब को नहीं पकड़ा जाता इसमें। ठीक है, ऑप्शन देखिए अगला, फेस प्लेट के कार्य के लिए, ये भी नहीं। जॉब को चलाने के लिए, ये भी नहीं। जॉब को सहारा देने के लिए, हाँ निश्चित तौर पे जॉब को सहारा देना होता है। वो भारी जॉब भी हो तो भी सहारा देना होता है, और हल्की जॉब है तो बीच में आपको सहारा देना ही है, क्योंकि जब हल्के जॉब रहते हैं, यदि लंबाई ज़्यादा हो तब आपको सहारा देना ही पड़ेगा। तो सहारा देना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। खारद मशीन के कैरेज पर लगाया जाता है। तो आपको पता होगा कि कैरेज वो यूनिट है जिसके अंदर सारे यंत्रावली जैसे एप्रॉन, शैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, ये सारे चीज़ कैरेज के अंतर्गत आ जाता है। तो वहाँ पे उसके सामने एक स्टडी रेस्ट लगाना पड़ता है। ऐसे स्टडी रेस्ट खास करके पतले जॉब के लिए लगाना पड़ता है। मान लीजिए पतले जॉब में क्या होता है कि मान लीजिए ये पतले जॉब है यहाँ से, तो आपको जहाँ जहाँ टूल के द्वारा कटिंग करना है, टूल पोस्ट जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ वहाँ आपका ट्रैवलिंग स्टडी भी जाना चाहिए या फ्लावर स्टडी भी जाना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वहाँ पे एक वाइब्रेशन होगा जिससे यार टूल में बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे हील वैली आ जाएंगे, जिसको हम रफनेस वेवीनेस बोलेंगे। तो दोस्तों ये समस्या से बचने के लिए उसके कैरिज के ऊपर ही एक फ्लावर स्टडी को लगा दिया जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जॉब में वाइब्रेशन नहीं आती। तो क्या लगाते हैं? तो फॉलोअर स्टडी लगाते हैं, बिल्कुल सही। फिक्स स्टडी नहीं, फिक्स स्टडी तो किसी भारी जॉब के लिए बीच में लगा दिया जाता है। रिवॉल्विंग स्टडी रेस्ट, तो रिवॉल्विंग वाला ये बड़े जॉब के लिए होता है, और बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? फॉलोअर स्टडी। ठीक है, जो फॉलो करता है। फॉलोअर स्टडी का दूसरा नाम ट्रैवलिंग स्टडी भी है, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो इसको लगाएंगे। रिवॉल्विंग में क्या होता है दोस्तों? भारी जॉब में रहता है, और भारी जॉब की किसी सेंटर में या बीच में कहीं भी लगाकर इसको, रिवॉल्विंग में क्या होता है कि पूरे जॉब के साथ ये एक बेरिंग लगा रहता है जिसमें 3 या 4 पैड होते हैं, ये साथ साथ में घूमते रहते हैं। तो रिवॉल्विंग वाला बहुत अच्छा होता है। तो हमें ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, रफ बोरिंग के लिए कर्तन गति। तो आपको बताना है कि जब जैसे ड्रिल मशीन में बोरिंग करते हैं या लेथ मशीन से हम बोरिंग कर सकते हैं। बोरिंग मतलब होता है किसी होल को आर पार पूरी गहराई में आर पार सुराख को बड़ा करना। ठीक है, इसको बोरिंग कहते हैं। तो आपको बताना है कि रफ बोरिंग के लिए कर्तन गति कैसे रखा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है रफ टर्निंग की भांति, ड्रिलिंग की भांति, नलिंग की भांति, या चूड़ी काटने की भांति। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बोरिंग करना है तो आपको रफ टर्निंग की भांति ही गति रखना है मशीन के स्पेंडल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोर्स टेपर का पार्श्व कोण क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए यदि मोर्स टेपर देखेंगे तो 3 डिग्री में होता है। ठीक है, 2 डिग्री 59 मिनट और 59 सेकंड होता है इसका पार्श्व कोण। और यदि इसका आधा बोलते हैं अर्धशीर्ष, तो 1 डिग्री 29 मिनट होता है। यदि इसने पूरा बोला है पार्श्व कोण, तो यहाँ पे आपको 3 डिग्री लगाना है। ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री 59 मिनट और 59 सेकंड कोई ऑप्शन में नहीं है, तो उसको हम 3 डिग्री को ही सही ठहराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, मोर्स मानक टेपर निम्नवत उपलब्ध है। तो दोस्तों MT, आपको मैंने लास्ट MCQ में बताया था कि जो मोर्स टेपर होता है वो ड्रिल मशीन के साथ MT5 तक के 1 से लेकर MT5 तक के यूज होता है। लेकिन आपको मैंने ये भी बताया था कि दोस्तों जब लेथ मशीन की बारी आती है तो MT0 से लेकर
7 तक के टोटल 8 साइज जो है वो लेथ मशीन के साथ प्रयोग किया जाता है और इसका साइज भी मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखिए कितने नोज़ हैं, 8 नोज़, 1 MT0 से लेकर MT7, तो कितने हो गए टोटल 8 नोज़। तो इसका सही आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, किसी टेपर कार्यखंड को 70 डिग्री में बनाना है। दोस्तों ये थोड़ा टाइपिंग समझ लीजिएगा। यदि कंपाउंड रेस्ट द्वारा टेपर काटना है तो उसका स्विवल आधार को कितने अंश पर सेट करेंगे, कितने अंश पर सेट करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन समझ गए क्या? क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। यदि मान लीजिए आपको कंपाउंड रेस्ट कहाँ पे रहता है, ये आपको टूल पोस्ट से नीचे वाला जो हिस्सा रहता है कंपाउंड रेस्ट, जिसमें आप डिग्री देखे होंगे 360 डिग्री में सेट रहता है, तो उसको हम 45 दाएं और बाएं में घुमाकर उससे एंगल काट सकते हैं। अब आपको किसी जॉब में मान लीजिए 70 डिग्री बनाना है, इस टाइप से 70 डिग्री बनाना है। यहाँ पे जो एंगल होगा मान लीजिए 70 है, तो आपको कंपाउंड रेस्ट कितना डिग्री में सेट करना है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ इस प्रकार की क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप उसके हाफ कर दीजिए आप, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल जॉब है। जब इसको आप 35 करेंगे तो वो 35 इधर भी और 35 उधर भी, तो टोटल 70 डिग्री बना देता है। इसलिए आपको कंपाउंड रेस्ट को 35 डिग्री में सेट करना है। कितने डिग्री में? 35 डिग्री। 35 डिग्री पे आप सेट करेंगे तो 70 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। टेल स्टॉक के अपसेटिंग की मात्रा को निम्न द्वारा नापा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन का मतलब है दोस्तों कि जब आपको टेल स्टॉक की अपसेटिंग करना है, टेल स्टॉक अपसेटिंग कब करते हैं? तो टेल स्टॉक की अपसेटिंग जब आपको लंबाई में, ज़्यादा लंबाई में टेपर टर्निंग करना होता है। आपने पढ़ा होगा कि बहुत ज़्यादा लंबाई या सबसे ज़्यादा लंबाई में टेपर काटना है तो आपको टेल स्टॉक अपसेट करना पड़ता है। टेल स्टॉक अपसेट करने के लिए आपने देखा होगा ये इस प्रकार से टेल स्टॉक रहता है, जो कि पहले तो बेड रहता है, फिर उसके नीचे एक बेस होता है, बेस के नीचे बेस के ऊपर यहाँ पर आपको एक इसकी बॉडी मिलेंगे। तो ये बेस हो गया, ये बॉडी हो गया, और यहाँ पे आपको इस टाइप से सेंटर लगाया जाता है जिसको हम डेड सेंटर बोलते हैं, और यहाँ पे एक बिल भी लगा होता है जिससे हम इस पूरे बैरल को आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इसको अपसेट करने के लिए क्या क्या यूज करते हैं। तो देखिए, डेड सेंटर, लाइव सेंटर नहीं, एक माइक्रोमीटर और कैलिपर अथवा अपसेट गेज नहीं, डायल सूचक DTI लेथ मशीन का सबसे बड़ा यंत्र है दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। DTI डायल टेस्ट इंडिकेटर, एक रूल, टूल होल्डर, सूक्ष्ममापी सूचक द्वारा। तो ये सारे गेज जो है, ये सभी गेज का यूज करके आप, ठीक है, सभी गेज का यूज करके आप टेल स्टॉक के अपसेट कर सकते हो। दोस्तों कैसे? तो मान लीजिए आपको MM में अपसेट करना होता है तो आप डायल को लगा दीजिए। डायल टेस्ट इंडिकेटर बहुत काम की चीज़ है। आप बेड के ऊपर ऐसा डायल रखकर इसके मैग्नेट को यहाँ चिपका दीजिए और डायल को यहाँ ले जाइए और यहाँ पे सेट करके और उसमें अपसेट कर दीजिए। आपको कितना MM आगे पीछे करना है, 0.01 करना है, 2 करना है, तो आप डायल में आप बिल्कुल सीधे सीधे पढ़ सकते हैं कि इतना MM करना है। ठीक है, और फिर आप एक स्क्रू को टाइट करेंगे तो दाएं जाता है, एक को उधर से टाइट करेंगे तो तरह तरह का फंक्शन रहता है इसमें आपको आगे पीछे मतलब दाएं बाएं करने के लिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर चाहिए ही चाहिए आपको, यदि एक्यूरेट माप चाहिए तो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके साथ बिल्कुल जाइए ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सरल भाषा में किया है, सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की। यदि आप सरल समझ जाएंगे तो आप इंग्लिश में भी इसको कन्वर्टेड कर सकते हैं, या आप कोई भी भाषा जो है वो हिंदी उच्च भाषा भी होगा, टेक्निकल विशिष्ट भाषा भी होगा, तो भी आप इसको कर सकते हैं। पर आपको आंसर तो पता होना चाहिए ऑलमोस्ट, है ना, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ किया है आप लोगों के लिए। ठीक है, यदि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा, ज़रूर लाइक करिएगा, और यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारी कार्य के लिए किस प्रकार के बेड वाली लेथ मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जो मशीन के बेड होते हैं वो आवश्यकता के हिसाब से या एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको आवश्यकता है उसके हिसाब से वी बेड, कॉम्बिनेशन बेड और फ्लैट बेड, ये सब बेड आता है। तो यदि आपको भारी भरकम जॉब या जो ज़्यादा हैवी लोड वाला काम करना है, जैसे आपको टरेट लेथ में काम करना होता है, तो आपको वहाँ निश्चित तौर पे फ्लैट बेड का ही प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका बी। वी बेड तब यूज करते हैं जब आपको मशीन शॉप में हल्का काम के लिए, जैसे टेस्टिंग लैब में, है ना, प्रिसीजन काम के लिए, सब छोटे काम के लिए, या सेंटर लेथ में वी बेड का प्रयोग कर सकते हैं।
अब आप क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए 21। लेथ हेड स्टॉक में बैक गियर लगाने से स्पेंडल की स्पीड को खालिस्तान किया जा सकता है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत सिंपल है। दोस्तों यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं कि गियर यहाँ पे गियर लगाकर स्पीड को बढ़ाया जाता है। दोस्तों नहीं, बैक गियर की व्यवस्था जो है वो स्पेंडल से इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो बैक गियर का यूज करते हैं कहाँ, जब आपको फीड रॉड की स्पीड को कम ज़्यादा करना हो तब। तो लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो उसमें ऑलरेडी है ही है, स्पेंडल के जो आरपीएम है उसके साथ उसके जो अटैचमेंट है उसके साथ गियर लगा रहता है, तो उसकी गियर का रेशो ऑलरेडी स्पीड रहता है। लेकिन आपको जब स्पीड को कम करना होता है, ठीक है, तब आपको किसकी, फीड की, तब आप इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ऑप्शन में 21 का 20 का स्पीड को कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। हेडस्टॉक के स्पेंडल में कौन सा सेंटर फिट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये इसमें 2 सेंटर यूज होता है। मान लीजिए चक है, तो ये खोखला वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं स्पेंडल। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला टेल स्टॉक है, तो यहाँ पे आपको दूसरा सेंटर लगाना है। तो ये जो जॉब के साथ साथ घूमता है इसको बोला जाता है लाइफ सेंटर, और इस साइड जो रहता है वो डेड सेंटर। कितने डिग्री में रहता है, 60 डिग्री में। ठीक है, दोनों। कभी कभी ये एंगल बढ़ सकता है, लेकिन यदि हैवी जॉब रहे कभी कभार बहुत ही रियर केस में उसको 90 डिग्री किया जा सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 60 डिग्री ही होता है। तो आप इसके साथ जाएंगे 60 डिग्री के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेथ स्पेंडल किस धातु के बनाए जाते हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि जो स्पेंडल है ये दोस्तों, ये पूरे गियर बॉक्स के अंदर से जो स्पेंडल आते हैं जो हालो रहता है खोखला टाइप के, वो कौन सा धातु से बना है या किस मेटल से बनाए गए हैं। तो यह ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन देखिए, निकिल क्रोस स्टील, हार्ड कार्बन स्टील, टूल स्टील या कोई अन्य। तो दोस्तों यहाँ पे आप हमेशा याद रखिएगा जो स्पेंडल रहता है वो काफ़ी लोडेड के लिए रहता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है। उसके अंदर जो गियर भी रहता है वो सब EN24 मटेरियल अर्थात दोस्तों एलॉय स्टील का बना होता है। इसलिए निकिल क्रोमियम जो है वो एलॉय स्टील है, और जो स्पेंडल होता है वो एलॉय स्टील का ही बना होता है। तो निश्चित तौर पे इसका आंसर ये ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, टेल स्टॉक के स्पेंडल में कौन सा टेपर कटी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या बताना है कि जो टेल स्टॉक है उसमें आप लगाते हैं डेड सेंटर, और उसके स्पेंडल के अंदर टेपर होता है। जैसे आप मशीन के हेड स्टॉक में भी टेपर होता है, टेल स्टॉक के अंदर भी टेपर होता है, जैसे स्पेंडल में ड्रिल मशीन के स्पेंडल में टेपर होता है। तो यह सारे जगह जो टेपर होता है दोस्तों वो मोस्ट टेपर ही होता है, ये आपको पता होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता ही है, या तो ड्रिल मशीन का पूछेगा या तो लेथ मशीन का पूछेगा, पर पूछेगा ज़रूर। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, टेल स्टॉक अपसेट किया जाता है। यहाँ आपको बताना है कि टेल स्टॉक को अपसेट किया जाता है, कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। टेल स्टॉक की बॉडी के द्वारा, ठीक है। अपसेट किसको करना है, तो दोस्तों बेस को तो नहीं करना है, किसको करना है, बॉडी को करना है। बेस तो अपने जगह पे ही रहेगा लेथ के बैट के साथ। तो टेल स्टॉक के स्पेंडल द्वारा, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है। टेल स्टॉक के बेस के द्वारा, बेस तो बिल्कुल नहीं, बेस तो स्थिर ही रहेगा। उसके 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 जो बेड है उसके ऊपर बेस फिक्स रहता है और बॉडी मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, टेल स्टॉक की बॉडी के द्वारा। कैसे, ये बेड है, उसके ऊपर उसकी पूरे बेस लगा हुआ है यहाँ तक ऐसा, और उसके ऊपर बॉडी है और यहाँ स्क्रू लगा है। इसको आप टाइट करेंगे तो आपके नज़दीक आएगा, और एक स्क्रू पीछे होता है उसको टाइट करोगे तो वो उस साइड खींचेगा। इस प्रकार से हम अपसेट करते हैं टेल स्टॉक को। कब करते हैं, जब आपको लंबाई में टेपर काटनी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 25 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए दोस्तों, टम्बलर गियर का लेथ में उपयोग होता है। तो टम्बलर गियर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि 3 गियरों का एक समूह होता है जिसे टम्बलर गियर के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका काम क्या रहता है दोस्तों, इसका काम रहता है जो फीड रॉड रहता है उसकी मोशन देना। किस प्रकार के मोशन देते हैं, तो दोस्तों उसे न्यूट्रल कर सकते हैं, उससे रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। अर्थात दोस्तों आपको फीड रॉड को क्लॉकवाइज घुमाना या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, आप इसी गियर का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो चूड़ी बनाने के लिए, गियर के दांतों को काटने के लिए, टेपर टर्निंग करते समय
दोस्तों इनमें से सभी ऑप्शन सही है, लेकिन जो इसका मेन है ना, देखिए, लेथ कैरिज को किसी दिशा में चलाने के लिए। तो दोस्तों आपको जो टम्बलर गियर का प्रयोग करना है, मेन काम तो यही है, आपको कैरिज ही तो चलाना है। बाकी सभी काम के लिए आप यूज करेंगे, लेकिन आपको मेन काम जो है कैरिज चलाना। और कैरिज किसे कहते हैं, तो ये पूरा यंत्रबली होता है जिसके साथ एप्रोन रहता है, शैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट और टूल तक, ये सारे चीज़ जो रहता है वो कैरिज के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, आपको डी ही लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, लीड स्क्रू तथा फीड रॉड को एक साथ चला के किया जाता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि ये कभी भी आपको छोटी टेपर काटना है तो आप दोनों को चलाकर एक साथ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लीड स्क्रू तथा फीड रॉड को एक साथ चला के आपको क्या कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं, टर्निंग कर सकते हैं, लीड स्क्रू में स्प्लाइन काटने के लिए या कोई अन्य। तो यहाँ आपको क्या करने के लिए यूज करना है दोस्तों, टेपर टर्निंग करने के लिए आपको लीड स्क्रू और फीड रॉड दोनों को एक साथ चलाना होता है। कैसे चलाना होता है, मान लीजिए आपने ये दोनों सेंटर के बीच में आपने जॉब को लगाया, ये और ऐसा, ठीक है, ये आपका जॉब है। क्लियर दिख रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ये आपका चक है दोस्तों, ठीक है, ये फेस प्लेट है, मान लीजिए कुछ भी लगा दिया आपने, चक लगा दिया। तो क्या होता है, यहाँ रिवॉल्विंग सेंटर और बॉल सेंटर होता है, ठीक है। बॉल सेंटर से क्या होता है कि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जब आपको लंबाई में टेपर काटनी हो तो कौन सा सेंटर का प्रयोग करेंगे, तो बॉल सेंटर आता है, उसका यूज करते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ से फिट देना शुरू किया, टेपर काटना है आपको, आपने मान लीजिए सेंटर से टूल को लिया और आपको पीछे भी आना है, एक तो आपको पीछे आना है तो आपको क्या चलाना है, क्रॉस स्लाइड चलाना है। फिर आपको एक लॉन्गिट्यूडनल फिट भी देना है, क्योंकि आप दाएं से बाएं आ रहे हैं तो आपको दोनों मोशन देना पड़ेगा, एक तो आपको पीछे आना है और दूसरा आपको लंबाई में भी जाना है। तो आप कब कर रहे हैं दोस्तों, जब आपको टेपर टर्निंग काटना हो, यहाँ से लेकर ऐसा टेपर काटना है आपको, मान लीजिए आपको बहुत लंबाई में काटना है इस टाइप से, समझ गए ना दोस्तों। तो टेपर टर्निंग में आप दोनों का यूज करते हैं एक साथ चलाकर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 27 का ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, टर्निंग करते समय, नहीं, टर्निंग करते समय आपको क्रॉस स्लाइड है उसको आप फिक्स कर देते हैं और लॉन्गिट्यूडनल फिट दे देते हैं, ठीक है। लीड स्क्रू में स्प्लाइन काटते समय, तो स्प्लाइन में भी ऐसे ही करते हैं दोस्तों, आपको एक ही फिट देना होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फिट उसमें भी देना पड़ता है, दूसरा नहीं देना पड़ता है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए, कैरिज को लीड स्क्रू की मदद से ट्रांसमिट करने के लिए किसकी सहायता ली जाती है, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि हाफ नट मैकेनिज्म में दो आधा कटा हुआ नट होता है और जिसके अंदर से क्या रहता है, लीड स्क्रू से, ठीक है, एक्मी थ्रेड वाला लीड स्क्रू होता है। तो इसके अंदर से निकलता है इस प्रकार से, और ये अंतरावली में उसके साइड में जो एप्रोन होता है उसके साइड में एक लीवर भी होता है दोस्तों। तो क्या करते हैं, इसका बहुत ही कम यूज है, जहाँ पे आपको थ्रेड काटना होता है ना वहाँ पे यूज करते हैं। तो ये हाफ नट मैकेनिज्म इस प्रकार से है कि जब आप लीवर को ऊपर कर देते हैं ना दोस्तों, तो ये नट जो है ना वो हाफ नट फुल नट में बदल जाता है। तो दोनों का थ्रेड भी सेम है, दोनों का पिच भी सेम है, तो ये एक यूनिट बन जाता है और नट बोल्ट के सिद्धांत पे ये कार्य करने लगता है। तो ये क्या करता है, जब हमको थ्रेड काटना होता है तो हम इसको इंगेज कर देते हैं। तो ये हाफ नट इसका सही आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, टरेट लेथ द्वारा बाहरी व अंदरूनी टेपर टर्निंग की जा सकती है। टरेट लेथ आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेथ मशीन होता है और ख़ास करके ये मास प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। टरेट लेथ किसे कहते हैं, तो आपने देखा होगा कि हेड स्टॉक साइड तो कुछ भी नहीं होता, जैसे नॉर्मल होता है उसमें फोर जा चक लगा होता है, लेकिन जब उसको टेल स्टॉक साइड देखते हैं दोस्तों, तो उसमें एक टरेट होता है जिसको हम घुमा के, इंडक्शन टाइप के होता है, जिसमें 5 या 6 या 7 टूल को लगाने की व्यवस्था होती है। तो उसके हेड लगा होता है, उसमें मैकेनिकली आपको उसको जब भी आपको ड्रिल करना है, आपको टेपिंग करना है, आपको डाई चलाना है, तो तरह तरह के आप टूल्स लगा के उसमें रख देते हैं, वो टरेट हेड होता है। क्योंकि आपको बार बार टेल स्टॉक में एक एक टूल लगा के काम करना टाइम लगता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपको ये बताना है कि अंदरूनी टेपर टर्निंग की जा सकती है किसके द्वारा, टेपर टर्निंग अटैचमेंट लगाकर, या टेल स्टॉक अपसेटिंग द्वारा, या फॉर्म टूल की मदद से, या उपरोक्त से भी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि फॉर्म टूल से छोटी टेपर काटा जाता है, लेकिन आपको अंदरूनी टेपर काटने के लिए फॉर्म टूल का यूज बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाएंगे उसका। जब आपके पास इजी क्वेश्चन का इजी आंसर हो तो आप इधर उधर की बातों में ना जाए। अब मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि अटैचमेंट कैसे होता है दोस्तों। एक लेथ के बेड इस प्रकार से होते हैं,
ये इसका कैरेज होता है पूरा यूनिट, ये हेड स्टॉक यूनिट है। तो यहाँ पे आपको एक अटैचमेंट लगाना होता है, इसके साथ कैरेज के साथ लगा होता है, वो इस प्रकार से लगाया जाता है। और पीछे से एक लंबाई में एक रॉड लगा होता है और ये गाइड रॉड होता है दोस्तों। अब आप ये कैरेज में जो स्क्रू होता है, जिसको हम लीड स्क्रू बोलते हैं, कैरेज के अंदर एक स्क्रू होता है जो कि क्रॉस स्लाइड को आगे पीछे करता है। उसकी जो इंगेजमेंट है, उसके जो गियर है उसको निकाल देते हैं या डिसमेंटल कर देते हैं। अब क्या करना होता है, जैसे कि आपने टूल पोस्ट में टूल को लगाया और जॉब को बांधा, तो जिस प्रकार से ये कैरेज का मूवमेंट होगा, क्योंकि ये गाइड वे है, जैसे आप इसको टेपर में सेट करेंगे उसी प्रकार से ये उसके अंदरूनी टेपर को काटता है, उसी प्रकार से वो टूल को खोखला जॉब के अंदर तक काटता है। लेकिन दोस्तों ये भी एक प्रक्रिया ऐसा है कि इससे आप बहुत अंदर तक के टर्निंग नहीं कर सकते। जितना टूल की लंबाई होगा, टूल जितना लंबा होगा दोस्तों, आप उसी के हिसाब से इसको काट सकते हैं। ठीक है, जैसे आप प्लेन टर्निंग कर सकते हैं, खोखला टेपर तो उतना नहीं बना सकते ना। तो खोखला टेपर बनाने के लिए सबसे बढ़िया जो है वो टेपर टर्निंग अटैचमेंट ही है। टूल फॉर्म टूल से नहीं कर सकते, फॉर्म टूल से छोटा टेपर काटा जा सकता है, 10 mm 15 mm तक के काट सकते हैं। तो इसका सबसे सही जवाब जो है वो टेपर टर्निंग अटैचमेंट है। अटैचमेंट को यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यदि इसको आप किताब में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, या आप यदि चाहे तो इसका आप गूगल की मदद से भी देख सकते हैं। तो इसे आप निश्चित तौर पर देखिएगा और इसका सही आंसर जो है वो ये होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। बार टाइप टेरेस लेथ में मशीनिंग करते समय कार्यों को पकड़ते हैं। तो आपने बार टाइप लेथ मशीन देखा है जिसमें वॉलेट लगे होते हैं दोस्तों, जिसका प्रयोग खाली इसीलिए किया जाता है कि उसमें अलग अलग बार लगाए जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉलेट उसके अंदर से खोखला होता है। तो उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा चक लगा होता है। तो ये जो है ना दोस्तों, कॉलेट को पकड़ने के लिए स्पेशल चक लगा होता है जिसे कॉलेट चक के नाम से जाना जाता है। हर कॉलेट में अलग अलग डाया के ऑलरेडी आपको इसके अंदर के साइज मिल जाता है। आपको जिस प्रकार से रॉड को पकड़ना है उस प्रकार का कॉलेट आप ले लीजिए। आपको हेक्सागोनल पकड़ना है, स्क्वायर पकड़ना है, सिलेंड्रिकल पकड़ना है, तो आप उस हिसाब से ले लीजिए। कॉलेट को लगा दीजिए, लीवर को आप दबा दीजिए और आपका काम शुरू कर दीजिए। तो ये बहुत स्पेशल मशीन है, इसमें आपको कॉलेट चक का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।